पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 ने पूरी तरह से पूरे विश्व में आतंक मचाया हुआ है। लेकिन हमारे भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन्होंने इसका डटकर सामना किया है। चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जो मूल रूप से, पूर्ण रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति है, लेकिन इसके विषय में लोग बहुत कम ही जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनाक्रोश पर। आज हम इसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे और आपको बताएंगे आखिर ये किस तरह से काम करती है, और अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको हम उपलब्ध कराएंगे। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर कैलाश द्विवेदी जी। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को ये जानकारी पहले देना चाहेंगे कि आखिर ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति क्या है। डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आखिर है क्या? प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को पद्धति न कह के एक जीवन पद्धति कहा जाए, चिकित्सा पद्धति न कह के जीवन पद्धति कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा हमारे आहार विहार और विचार पर निर्भर करती है। व्यक्ति का जैसा आहार होता है, जैसा उसका रहन सहन होता है और जैसे ही उसकी मनोस्थिति होती है, ये तीनों चीज़ें उसके स्वास्थ्य को अच्छा या ख़राब करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक लाइफ स्टाइल है, जिसे चिकित्सा पद्धति बाद में जीवन पद्धति पहले बनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, और कभी रोगी हो भी जाएं तो इसे पद्धति के रूप में अपनाकर स्वस्थ हो सकते हैं। जहाँ तक डॉक्टर साहब मेरी जानकारी है कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में किसी भी प्रकार की किसी भी दवाई का उपयोग किया नहीं जाता है, तो आखिर इन रोगों का इलाज इसमें किया किस तरह जाता है, कैसे होता है? जी, देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा पंचतत्वों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। पंचतत्व का आशय हमारा है जो पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है और वायु तत्व है। जिन पंच तत्वों से मिलकर शरीर बना है, उन्हीं से इसकी चिकित्सा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ जिस पदार्थ से बनी होती है, उसकी मरम्मत उसी पदार्थ से संभव हो पाती है। जैसे कि लोहे की बनी हुई चीज़ लोहे से ही रिपेयर हो सकती है, लकड़ी से बनी हुई चीज़ लकड़ी से रिपेयर हो सकती है। उसी प्रकार से पंच तत्वों से निर्मित ये शरीर पंच तत्वों के माध्यम से ही स्वस्थ हो सकता है, इसकी रिपेयरिंग हो सकती है। जो भी अंग रोगग्रस्त हो गए हैं वो पुनः स्वस्थ होकर हमें स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से कोविड-19 ने पिछले 2 वर्षों से पूरे विश्व को परेशान किया है, कई लाखों करोड़ों लोगों की जानें गई हैं। कोविड-19 के समय में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति ने अपना जो है योगदान किस तरह से दिया है, लोगों की लाइफ स्टाइल में, लोगों के रोग निवारण में किस तरह से काम किया है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ पर बैक्टीरिया आएंगे। वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो। शरीर के अंदर यदि शरीर की अवस्था दूषित है, शरीर के अंदर विष है, तो निश्चित रूप से वो कीटाणु, वो विषाणु शरीर के ऊपर अटैक करेंगे। देखिए, वातावरण में तो तमाम तरह के बैक्टीरिया विद्यमान हैं। वायरस भी कभी समाप्त नहीं होता है, वो भी विद्यमान रहता है। अटैक उसी पर करता है जिसकी जीवनी शक्ति या रोग प्रतिरोधी क्षमता क्षीण होती है, कम होती है। तो कूड़ा का अर्थ ये है, एक उदाहरण के से हम समझाना चाहेंगे। जैसे कोई स्थान है और वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, तो जब गंदगी है तो वहाँ पर तमाम तरह के बैक्टीरिया आ जाएंगे। उनको नष्ट करने का एक तरीका तो ये है कि वहाँ पर हम कीटनाशक का छिड़काव करें और उनको समाप्त कर दें। लेकिन चूँकि गंदगी बनी हुई है, तो कुछ समय के बाद दोबारा से वहाँ पर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे, और इस बार जो पैदा होंगे उनके अंदर इतना प्रतिरोध होगा कि वो पहले वाले कीटाणु नाशक से समाप्त नहीं होंगे। फिर आप उसका पावर बढ़ाते जाइए, कहाँ तक, आखिर कब तक ऐसा होगा कि हम उसकी शक्ति बढ़ाएंगे और उनको मारेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से अपना वर्चस्व वहाँ पर स्थापित कर लेंगे और उस स्थान को ही नष्ट कर देंगे। वही स्थिति शरीर की होती है। शरीर में जब भी विष की मात्रा बढ़ती है,
हमारे अप्राकृतिक आहार विहार के फलस्वरूप, तो फिर शरीर में बैक्टीरिया उत्पन्न हो ही जाते हैं। बाहर जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो शरीर पर अटैक करते हैं और शरीर उनका प्रतिरोध नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप वो शरीर के अंदर ही निवास करने लगते हैं और तमाम तरह के रोग उत्पन्न करने लगते हैं। एक तरीका तो ये हुआ जो पहले बताया, कीटाणुनाशक वाला। दूसरा तरीका ये है कि जो स्थान गंदगी से भरा हुआ है, उस स्थान से उस गंदगी को उठा के बाहर फेंक दीजिए। तो जब गंदगी चली जाएगी, वो स्थान स्वच्छ हो जाएगा, बैक्टीरिया अपने आप वहाँ से गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनको पनपने के लिए जो आवश्यक पृष्ठभूमि चाहिए वो वहाँ पर नहीं होगी। वही स्थिति शरीर के ऊपर अप्लाई करते हैं हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, कि प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से शरीर की जो दूषित अवस्था है, उस दोष को निकालने का काम करते हैं हम नेचुरोपैथी के माध्यम से। और जब वो दूषित अवस्था समाप्त हो जाती है, तो वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अब एक प्रश्न ये होगा कि किस प्रकार से हम उस दोष को शरीर से बाहर निकालें। जी। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो उपचार दिए जाते हैं, वो निर्भर करते हैं हमारी शारीरिक संरचना के ऊपर। देखिए, प्रकृति ने पहले से ही हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि शरीर में यदि कोई विषाक्त पदार्थ, कोई विजातीय तत्व उत्पन्न होते भी हैं, तो शरीर उनको लगातार बाहर निकालने का प्रयास करता रहता है। प्रकृति ने हमारे शरीर में 4 ऐसे प्रमुख अंगों का निर्माण किया है, जो अन्य शारीरिक गतिविधियों के साथ साथ शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। उनमें से मुख्य रूप से जो 4 अंग हैं, वो हमारे फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, त्वचा है और बड़ी आंत है। हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस के माध्यम से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, त्वचा पसीने के माध्यम से, गुर्दे मूत्र के माध्यम से और बड़ी आंत मल के माध्यम से शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जब ये चारों अंग अपना कार्य सुचारू ढंग से नहीं कर पाते, और नहीं क्यों कर पाते, क्योंकि हम अप्राकृतिक आहार विहार विचार से इतना अधिक दोष शरीर के अंदर बढ़ा लेते हैं, इतना अधिक विष उत्पन्न कर लेते हैं कि इन अंगों पर अतिरिक्त कार्य पड़ता है और ये अंग अपनी कार्य क्षमता पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते और इनकी कार्य क्षमता छीण पड़ जाती है। फिर क्या होता है कि वो विजातीय तत्व इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जब उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, तो फिर वो अपने नाते रिश्तेदारों को भी आमंत्रित करते हैं। नाते रिश्तेदार कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, और वो फिर शरीर में आके और उसके ऊपर पनपते हैं और रोग पैदा करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम इन चारों अंगों को सक्रिय करने वाले उपचार देते हैं, और वो उपचार आप घर पर भी कर सकते हैं, किसी नेचुरोपैथी सेंटर में भी जाकर कर सकते हैं। तो उन उपचारों के माध्यम से शरीर का शोधन हो जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, फिर कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाता। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि इसको घर पर भी कर सकते हैं, अपना स्वयं इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी समस्या ये आती है, लोगों को एक तो प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी नहीं है, उनको बहुत ही कम से कम जानकारी है, और इसके जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी भी उपलब्धता बहुत ही कम है जी। तो इसको किस तरह से अपने घर पर कर सकते हैं? देखिए, जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि जो मुख्य कारण है आहार विहार और विचार, तो सबसे पहले तो हम अपने आहार को ही संतुलित कर लें। जो भी हमारा खान पान है, प्रकृति ये कहती है कि प्रकृति ने जो चीज़ जिस रूप में दी है, उसको उसी रूप में या कम से कम उसका रूप बिगाड़ कर आप प्रयोग करें। जितना कि वो खाने योग्य हो जाए, इतना ही उसका रूप परिवर्तित किया जाए, उसे बहुत ज़्यादा परिशोधित न किया जाए, उसे खाने योग्य बना के और यदि हम उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो शरीर के लिए लाभकारी होता है, और जो शरीर का पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, वो भी सुचारू ढंग से काम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा विहार, हम जहाँ पे रहते हैं, रहन सहन कैसा है हमारा, इस पर भी ध्यान देना है कि क्या जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर शुद्ध हवा, शुद्ध प्रकाश, इनका आवागमन है। यदि नहीं है तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कैंसर के पेशेंट निकल रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ पे शिविर होते हैं, रेजिडेंशियल कैंप रहते हैं, तो वहाँ पे एक पेशेंट आए हुए थे, इधर उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से थे, तो उनको बीच में कैंप छोड़ के जाना पड़ा
कि उनके रिलेटिव जो थे वो एक्सपायर कर गए। तो जब लौट के आए तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कैसे उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने बताया कि कैंसर से पीड़ित थे। तो हमने पूछा कि उनकी क्या फैमिली हिस्ट्री है। तो उन्होंने बताया कि उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के ऊपर ही उन्होंने अपना आवास बना रखा है और पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई भी पीढ़ी ऐसी नहीं छूटी है पिछले 2-3 पीढ़ियों में, जब से वो फैक्ट्री लगी है, कि कोई न कोई कैंसर का पेशेंट ना निकला हो उनके यहाँ। आमतौर पे गांव में इसे दूसरे बातें मान लेते हैं कि कुछ लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, लेकिन देखा जाए मूल में जो है वो जो उनका रहन सहन है वहीं पर प्रॉब्लम है। कि फैक्ट्री है तो निश्चित रूप से उन्हें शुद्ध हवा तो मिल ही नहीं पा रही होगी वहाँ पर, और हो सकता है पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश इत्यादि वो भी ना मिलता हो। तो हमने उनको कहा कि सबसे पहले तो उनको कहिए कि अपना निवास चेंज करें, वो ऐसी जगह पे निवास बनाएं जहाँ पे कम से कम शुद्ध वायु, शुद्ध जो सूर्य का प्रकाश है उसको तो उपयोग में ले सकें वो। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर केवल अपना रहन सहन बदल देने मात्र से ही तमाम रोग ठीक हो जाते हैं। लोग दूर हिल स्टेशन पर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों से निकल के। हमारे यहाँ लोग आते हैं जो मल्टी सिटीज़ हैं, वहाँ से निकल के आते हैं और कहते हैं कि वाह, यहाँ तो व्यक्ति आ जाए और केवल हवा पानी से ही ठीक हो जाएगा। तो वास्तव में नेचुरोपैथी तो हवा पानी की ही चिकित्सा है। तो इन चीज़ों को हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर लें, और साथ में जैसा कि हमने बताया कि जो शरीर को शोधन करने वाले उपचार हैं, तो उनमें हमने बताया फेफड़े, गुर्दे, बड़ी आंत और त्वचा, इनको सक्रिय करना है। आप किस माध्यम से करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ऐसा मत सोचिए कि नेचुरोपैथी सेंटर में तो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पे अच्छे तरीके से इनका सक्रियता आ जाएगी इनमें और शोधन हो जाएगा शरीर का। आपको त्वचा का शोधन करना है, आप खेतों में निकल जाइए, अगर गांव के निवासी हैं तालाब के किनारे निकल जाइए, तालाब से मिट्टी उठाइए, पूरे शरीर में मिट्टी का लेप करिए और आधा पौन घंटा धूप में पड़े रहिए। मिट्टी शरीर से टॉक्सिन्स को खींच लेगी। अगर आप परिश्रम कर सकते हैं तो परिश्रम कर लीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए ताकि पसीना निकल जाए। हमारी संस्कृति, हमारा जो जीवन शैली है वो इस प्रकार की हो गई है कि हम त्वचा को अपना काम करने का मौका ही नहीं देते हैं। हम एसी में रहते हैं, एसी से निकल के गाड़ी में गए वहाँ भी एसी है, गाड़ी से निकले ऑफिस में चले गए वहाँ भी एसी है। तो त्वचा अपना काम कब करेगी? शरीर में वो विजातीय तत्व तो एकत्र हो रहे हैं, तो त्वचा को अपना काम करने का अवसर दीजिए। सबसे पहला तो काम ये है कि जो सबसे बड़ा अंग सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है हमारे शरीर में वो हमारी त्वचा ही है। तो स्वाभाविक है त्वचा सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफाई कर सकती है शरीर को। तो वर्कआउट कर लीजिए, पसीना निकल जाए। कहीं भी परिश्रम करने का अवसर मिले तो वो परिश्रम कर लीजिए ताकि शरीर का रक्त संचार सुचारू हो जाए, त्वचा सक्रिय हो जाए। रक्त संचार सुचारू होगा तो गुर्दे भी सक्रिय होंगे, क्योंकि गुर्दों का काम है रक्त का शोधन करना, रक्त को छानना। पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करिए। हम लोग लिक्विड लेते तो हैं, लेकिन किस रूप में? चाय, कोको, कॉफ़ी, इनके माध्यम से हम लिक्विड लेते हैं। अगर आपको इन्हीं के माध्यम से लेना है तो सूप ले लीजिए, सब्जियों का, फलों का जूस ले लीजिए, और पानी तो है ही है अपने आप में जल तत्व। तो पूरी तरह से जल तत्व की पूर्ति हो जाए ताकि गुर्दे अपना काम ढंग से करने लगें। कुछ भी नहीं कर सकते तो टहल लीजिए ताकि रक्त संचार बढ़े, गुर्दे अपना काम ढंग से कर पाएँ। उनसे गुर्दे भी सक्रिय होंगे, फेफड़े भी सक्रिय होंगे, क्योंकि जब आप टहलेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ज़्यादा इनहेल करने का प्रयास करेंगे तो फेफड़े भी सक्रिय हो जाएंगे। जब चलेंगे तो आंत में भी मूवमेंट होगा, तो आंत में भी सक्रियता आ जाएगी। तो टहलने से इतने सारे लाभ हैं कि हम अपने चारों अंगों को सक्रिय कर सकते हैं। इनके अलावा छोटे छोटे उपचार भी हैं जिनको घर पे, अगर इतना सब भी नहीं कर सकता कोई, घर में ही है, तो घर में रह के कैसे हम इनको सक्रिय करें चारों अंगों को। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि फेफड़ों को सक्रिय करने के लिए तो प्राणायाम सबसे अच्छा तरीका है जी। प्राणायाम में आजकल कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये इतने चर्चित हैं कि बच्चा इनका नाम जानता है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए,
या किसी जानकार आपके आसपास कोई योगाचार्य हो तो उसके सानिध्य में जाके आप इनको सीख लीजिए। सुबह 15 से 20 मिनट आप इन्हें कर लीजिए, फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, कभी आगे आपको वीडियो में बताएंगे, कि उनसे तो फेफड़े इतना अधिक मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस उन पे अटैक नहीं कर सकता। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, उन्हें करेंगे। नहीं वो कर सकते तो आप प्राणायाम करिए, भस्त्रिका करिए, कपालभाति करिए और अंत में अनुलोम विलोम कर लीजिए। 3 प्राणायाम करने से फेफड़े सक्रिय हो जाएंगे। त्वचा को सक्रिय करने के लिए हमने बता दिया कि आप मिट्टी का लेप कर लीजिए, त्वचा सक्रिय हो जाएगी, या वर्कआउट कर लीजिए, त्वचा सक्रिय हो जाएगी। उद्देश्य है हमारा कि त्वचा के माध्यम से पसीना निकले अधिक से अधिक। अब बात आती है गुर्दों के ऊपर। गुर्दों को सक्रिय करने के लिए टहलना सबसे अच्छा तरीका है। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए और टहलिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 2 भगोने में पानी रखिए, एक में ठंडा एक में गर्म। पेट के बल लेट जाइए। किसी को बोलिए कि 2 छोटे छोटे टॉवल लेके पहले गर्म पानी में भिगोए, निचोड़े और पीछे यहाँ पर इस एरिया में, ये गुर्दों का भाग है जी, यहाँ पर उसको फैला दे। तौलिए की गर्मी से यहाँ पर फैलाव आएगा, गुर्दों में फैलाव आएगा। लगभग 3 मिनट तक इस तरह से गर्म तौलिया से गुर्दों के ऊपर डाल के रखे। उसके बाद जो ठंडे पानी में तौलिया पड़ा हुआ है उसे निकाले, निचोड़े और उसे फैला दे। तो ये अल्टरनेट करना है। इसे 3-4 बार कर लीजिए। 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म सेंक, 1 मिनट ठंडी सेंक। तो इस प्रकार से ये 18-20 मिनट में आप उपचार कर लेंगे तो गुर्दों में पूरी तरह से सक्रियता आ जाएगी। अब सबसे बड़ा जो अंग है हमारा, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है त्वचा के बाद में, वो है बड़ी आंत जी। बड़ी आंत हमारी करीब 5-6 फीट लंबी होती है। और बड़ी आंत का काम होता है कि भोजन के पाचन के बाद में जो रस हैं वो शरीर अवशोषित कर लेता है, लेकिन जो त्याज्य पदार्थ रह जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम हमारी बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत अगर अपना काम करना रोक दे तो फिर वो मल आंत में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर उसमें से टॉक्सिन्स निकल कर ब्लड में मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं से शुरुआत होती है विभिन्न रोगों की, क्योंकि रक्त तो पूरे शरीर में संचरित हो रहा है। तो जहाँ जहाँ वो रक्त रुकता है वहाँ वहाँ वो टॉक्सिन्स भी रुकते हैं और रोग पैदा कर देते हैं। तो बड़ी आंत को सक्रिय करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें अपने भोजन में सुधार करना पड़ेगा कि भोजन इस प्रकार का लिया जाए जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो। तो उसके लिए प्रकृति ने जो दिया वही खाइए, कम से कम रूप बिगाड़ कर खाइए। गेहूं को प्राकृतिक स्वरूप में नहीं ले सकते, उसका आटा बना के और बिना छने आटे की रोटी प्रयोग करिए, दलिया का प्रयोग करिए। मैदा बना के पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, जलेबी के रूप में खाना, ये तो गेहूं का कितना रूप विकृत कर दिया हमने वहाँ तक पहुँच लाते। तो गेहूं को चोकर सहित आटे की रोटी प्रयोग करिए। हरी सब्जी, प्रकृति ने तमाम तरह की ऐसी सब्जियां भी दी हैं जो कच्ची खाने योग्य हैं, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर इत्यादि, उनका प्रयोग भरपूर मात्रा में करिए। और जो अन्य जल तत्व है उसका भी सेवन भरपूर मात्रा में करें। तो इससे हमारी बड़ी आंत धीरे धीरे सक्रिय होनी शुरू हो जाएगी और उसमें जो मल है वो भी निष्कासित होना शुरू हो जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते और या पूरी तरह से नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि स्थायी समाधान तो यही है। उपचार तो आपको एक टेम्परेरी आपको रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन अगर स्थायी रूप से आपको समाधान चाहिए तो अपने खान पान में, रहन सहन में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उपचार के तौर पे मिट्टी का लेप पेट के ऊपर कर लीजिए। आधा इंची मोटी मिट्टी की पट्टी बना के, या ना पट्टी बनाएं तो ऐसे ही मिट्टी लें और पेट के ऊपर लगा लें, पूरा नाभि के नीचे पेड़ू तक और नाभि के 4 अंगुल ऊपर तक मिट्टी को लगाकर ऊपर से कपड़े से ढक लीजिए और लगभग आधा पौन घंटा लेटे रहिए। आंत सक्रिय हो जाएगी जब लगातार डेली आप इसको करेंगे। तो मिट्टी के बड़े उपयोग हैं, जो गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम अपने इन चारों अंगों को सक्रिय कर सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। कहीं किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी दवा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, यदि आप प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे और इन प्राकृतिक उपचारों
को अपनाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, समस्या सबसे बड़ी यही है कि जीवन शैली इतनी विकृत हो चुकी है, खान पान इतना गड़बड़ा चुका है कि लोगों को अक्सर ये समस्याएं बनी रहती हैं। आपने भी एक बीमारी का नाम लिया, कैंसर। तो क्या ये कैंसर जैसी बीमारी का भी अभी तक एलोपैथ में कोई ऐसा इलाज नहीं, अगर है भी तो बहुत प्राइमरी स्तर पर और बहुत महंगा है। तो क्या इस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में, नेचुरोपैथी में, कोई कैंसर का भी कोई इलाज संभव है? निश्चित रूप से। देखिए, कैंसर की अवस्था शरीर की अति विषाक्त अवस्था को इंगित करती है। जी। शरीर में कोशिकाओं में परिवर्तन तभी प्रारंभ होता है जब शरीर बहुत अधिक विषाक्त हो जाता है। और जैसा कि हमने बताया, पहले ही बताया कि रोगों का कारण है शरीर में गंदगी एकत्र होना, और रोगों की मुक्ति कैसे है, उस गंदगी को बाहर निकालना। तो कैंसर जैसी स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो उसके शरीर का शोधन करते हैं प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से। उसके बाद जो सबसे बड़ा, जिसे हम, गांधी जी ने भी आरोग्य सम्राट बोला है और प्राकृतिक चिकित्सा उसे रामबाण चिकित्सा कहती है, वो है उपवास चिकित्सा। उपवास को हमारे धर्मशास्त्रों से जोड़ा गया। पहले व्यक्ति धर्मभीरू हुआ करता था, अभी भी हैं लेकिन संख्या बहुत कम हो गई है। तो ऐसी चीज़ों को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था जो हमारे लिए हितकारी होती हैं। तो उपवास को धर्म के साथ जोड़ा गया कि हर 6 महीने पर 9 दिन का उपवास बताया गया कि 9 दिन व्यक्ति उपवास करके शरीर का शोधन कर ले, ताकि अगले 6 महीने तक उसका शरीर स्वस्थ रहे। तो उपवास एकमात्र ऐसी चिकित्सा है जिसको प्राकृतिक चिकित्सा रामबाण चिकित्सा कहता है। कोई भी रोग हो, आयुर्वेद भी कहता है लंघनम परम औषधिम। तो जब भी कोई जंगल में रहने वाला जानवर या हमारे घरेलू जानवर भी बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो भोजन का त्याग करते हैं, चारा खाना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तभी हम ये समझ पाते हैं कि ये बीमार पड़ गया है। और जब वो भोजन बंद करता है तो प्रकृति क्या करती है कि भोजन को पचाने में जो ऊर्जा लगनी थी वो ऊर्जा शरीर के रोग निवारण में लग जाती है। कैंसर जैसी स्थिति बहुत क्षीण जीवन शक्ति का प्रतीक है। तो जीवनी शक्ति बढ़ाने का काम प्राकृतिक चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य किसी भी पद्धति में नहीं है। कोई भी दवा, क्योंकि जीवनी शक्ति बाहर से नहीं आ सकती। कोई भी दवा, जैसे अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है इसमें कोविड को ही ले ले, इसकी जो वैक्सीन बनी है वो भी यही काम करती है कि अंदर जाके हल्का सा प्रभाव उत्पन्न करती है। कोई भी वैक्सीन हो, कोविड की ही नहीं, कोई भी वैक्सीन हो, वो जाके शरीर में जाकर वही प्रभाव पैदा करती है जो उस वायरस का प्रभाव होता है। और जब वो हल्का सा प्रभाव शरीर में पैदा होता है तो शरीर उससे लड़ता है। फिर हमारे घर में कोई हिंसक पशु घुस जाए तो हम उसे प्रतिरोध करने का प्रयास करेंगे, दरवाज़ा बंद करने का प्रयास करेंगे, लाठी डंडा लेके भगाने का प्रयास करेंगे। तो शरीर भी कोशिश करता है, प्रयास करता है कि वायरस जब भी शरीर में घुसता है तो उसको भगाने का प्रयास करता है। और इस प्रयास में क्या होता है कि शरीर एंटीबॉडी तैयार करता है अपने अंदर, और वो एंटीबॉडी क्या करती हैं, जीवनी शक्ति बढ़ा देती हैं। जीवनी शक्ति क्या है, रोग प्रतिरोधी क्षमता, रेजिस्टेंस पावर। तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने का तरीका केवल रहन सहन या जीवन शैली के परिवर्तन करने से ही संभव है। और जब वो परिवर्तित हो जाता है तो कोशिकाओं में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है, जीवनी शक्ति बढ़ती है, तो फिर कोशिकाएं, कैंसर सेल्स जो हैं उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। तो हम लोग कैंसर के पेशेंट को उपवास चिकित्सा भी देते हैं, और उपवास चिकित्सा के साथ साथ उनको अपक्वाहार पे रख देते हैं कि उनको आग के संपर्क में आया हुआ कोई भी भोजन नहीं देते, अपक्व भोजन या प्राकृतिक रूप में जो पका हुआ है उसका प्रयोग करते हैं। तो इन सब के प्रयोग से व्यक्ति धीरे धीरे उनकी कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। आप देखिए, जंगल में रहने वाला जानवर जब भी बीमार पड़ता है या कोई घाव भी हो जाता है उसके, किसी भी मलहम की ज़रूरत नहीं, उसको किसी दवा की ज़रूरत नहीं, वो केवल प्राकृतिक आहार करता है और प्राकृतिक वातावरण में विचरण करता है और उसी से ठीक हो जाता है और अपना पूरा जीवन जीता है। ना तो कोई जानवर मोटापे का शिकार है, ना दुबलेपन का, और ना किसी अन्य रोग का। जी, तो एक तरह से जिस तरह से भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति लोग इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बहुत से हमारे युवा हैं जो इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनको कुछ जानकारी दीजिए, वो किस तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं, कहाँ से इसमें वो डिग्री हासिल कर सकते हैं या किस तरह से वो अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं।
जी, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे देश में प्राकृतिक चिकित्सकों की कमी है। हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा भारतीय चिकित्सा पद्धति है, लेकिन जैसे कि अन्य चीज़ों में होता है कि जब भी कोई चीज़ हमारे देश के बाहर जाती है और वहाँ से वापस लौटती है, तभी हम उसका महत्व समझते हैं। देखिए, वर्तमान में जैसे कि अन्य मेडिकल कोर्स हैं, इंटरमीडिएट के बाद में उनको किया जा सकता है। जो नेचुरोपैथी में 5 ईयर का कोर्स है, उसे बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस के नाम से है, वो BNYS बोलते हैं। जिस तरह से BAMS, PUMS, BHMS होता है, उसी तरह से BNYS भी होता है। इसमें नीट की भी अभी आवश्यकता नहीं है, इंटरमीडिएट बायोलॉजी से होना चाहिए और देश की तमाम यूनिवर्सिटी इस कोर्स को संचालित करती हैं, तो वहाँ से इस 5 साल के कोर्स को किया जा सकता है। जो व्यक्ति इतना समय नहीं दे सकते, उनके लिए अन्य बहुत सारे विकल्प हैं। देश की कई ओपन यूनिवर्सिटी जो नेचुरोपैथी और योग में कोर्स कराती हैं, उनमें राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, NIOS है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। तो यहाँ से भी योग और नेचुरोपैथी के कोर्स संचालित होते हैं। इसके साथ साथ चूँकि अभी नेचुरोपैथी का कोई बोर्ड नहीं बना है, तो कोई रेगुलेटरी एक्ट भी नहीं आया है, तो गुरु शिष्य परंपरा से सीखे हुए लोग भी प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं और उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। वो अपना प्राकृतिक तरीके से अपना उपचार कर सकते हैं, करा सकते हैं लोगों का। और एक अन्य संस्थान है जहाँ से हमारे जो हमारा चिकित्सालय है, वहाँ पर भी एफिलिएशन है। तो वो दिल्ली में एक परिषद है, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, जो गांधी जी द्वारा स्थापित है। वहाँ से एक 3.5 वर्ष का कोर्स संचालित है, जो डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस के नाम से है। तो ये 3.5 साल का कोर्स इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से हो, बायोलॉजी आवश्यक नहीं है। तो 12वीं पास कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है, 3.5 वर्ष के कोर्स को। इसमें 3 वर्ष का कोर्स है, फिर 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में व्यक्ति अपना नेचुरोपैथी सेंटर प्रारंभ कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से देख रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जो पद्धति है, उसमें आप किस तरह से करियर बना सकते हैं, ये भी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। और इसमें किस तरह से रोगों का उपचार होता है, ये जानकारी भी आपको मिल गई होगी। ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, पूरी तरह से भारतीय चिकित्सा पद्धति है और इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग अपना भी रहे हैं। तो अगर आप भी इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भारतीय चिकित्सा पद्धति और उससे जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उनकी लिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।